धन्यवाद। आज के आयोजककर्ता मेरे साथी महेश कुमार जी तथा उसकी समस्त टीम, सर्वप्रथम बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा में पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी, जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, सिनीडियम जी, डायरेक्टर नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, मेरे साथी जगवीर जी, एनआरयू, यूआरयू और मेरी सभी शाखाओं के ब्रांच सेक्रेटरी और बाबा साहब के अनुयायी जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पहुंचे, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज का दिन बहुत ही महान दिन है, क्योंकि आज हम उस राष्ट्रभक्त, देशभक्त, मानवता के पुजारी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्मोत्सव समारोह इस दिल्ली स्टेशन के वीआईपी प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस जयंती मनाने का मुख्य कारण क्या होता है, इस बारे में भी हमें अपने आपस में बात करनी चाहिए। बाबा साहब के बारे में अभी सुना, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया कि बाबा साहब ने किस तरह से अपने परिस्थितियों के अंदर किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इस मुकाम पे पहुंचे। वो दृढ़ संकल्प लेकर चले, बड़ी बड़ी बाधाएं उनके सामने आई, लेकिन उन बाधाओं की परवाह न करते हुए जो उन्होंने चाहा वो वहां पहुंच गए। आज आप देखते हैं कि एक छोटे से गांव से दलित परिवार का, जिसे जगह जगह शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, पूरे विश्व के अंदर सबसे उच्च मान है और सभी विश्व उनके आगे नतमस्तक होता है। साथियों, ये चीजें कब होती है? ये बात जब होगी जब आप लोग किसी भी कार्य को ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवादी के, सबको समानता का अधिकार देखते हुए सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, तब आपको लगेगा कि इसके कारण आपको कितना मान सम्मान मिलता है। साथियों, समय का अभाव है, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था, मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे बताए रास्ते पर चलिए। उनका मकसद एक ही था, जय जयकार से कुछ नहीं होगा। यदि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हर एक बड़ी से बड़ी रुकावटें भी आपके सामने से हट जाएगी। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा सिर्फ आदमियों का ही कुछ नहीं लेनी चाहिए, सबकी की महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पाएगा वो धाड़ेगा। साथियों, इसका मतलब भी समझना पड़ेगा। शिक्षा आपने ग्रहण कर ली, आप इस मकाम पर पहुंच गए कि आप अपने आप को कहने लगे मैं शिक्षित हूं। क्या आप उस शिक्षा का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या उस शिक्षा का आप राष्ट्रहित, मानवहित, समाजहित और हर उस दुखी इंसान के लिए कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? यह आपको मंथन करना पड़ेगा। अपने अंदर झांक के देखिए। आज हम लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन अपने स्वार्थों के अंदर हम इतने लीन हो गए, हम भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। बाबा साहब को एक पीड़ा थी, उन्होंने
मूल मंत्र दिया शिक्षित बनो, लेकिन जिसको शिक्षा दी, जिनको शिक्षा के आधार पर उन्होंने चाहा कि मेरे साथी और भी शिक्षित होंगे और वो इस देश के हर शोषित, हर वंचित को अधिकार दिलाएंगे, लेकिन जब वो लोग शिक्षित हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, तो वो लोग अपने स्वार्थ में इतने लीन हो गए कि वो लोग भूल गए कुछ तो इंडिया में आए नहीं और कुछ आए तो अपने अपने बच्चों में रहने हुए। तब बाबा ने कहा कि मुझे शिक्षित इन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। ऐसा क्यों कहना पड़ा? साथियों, बाबा साहब ने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मैं अपने सुख भोगूं। बाबा साहब ने कहा मैं राजनीति में इसलिए आया कि वंचित, दलित, शोषितों का कुछ भला कर पाऊं। साथियों, आज हम जो इस मंच के ऊपर बैठे व्याख्यान कर रहे हैं, जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। आज यदि हम लोग किसी भी संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमें अधिकार मिले, जो हमें इस संस्था के माध्यम से अधिकार मिले, क्या हम उनको ईमानदारी से करते हैं? मेरा 25 साल का यह अनुभव है। 25 साल का अनुभव है। 25 साल से पहले मुझे नहीं मालूम था कि बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब ने क्या किया इस देश के लिए। जब से मैं इस संस्था में आया तब मुझे पता लगा कि बाबा साहब भी कुछ थे जिन्होंने इस देश को आज संविधान बनाया और हम लोगों को आज जीने का रास्ता दिखाया। और जो हम कहीं पर भी खड़े होकर स्वतंत्र रूप से हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, यह अधिकार बाबा साहब ने दिया हमें डेमोक्रेसी में। उसके बाद मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ता, लेकिन बाबा साहब का एक मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन इस पर अमल किया और आज मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूं इस बात के लिए कि मैंने बाबा साहब के बताए रास्ते के ऊपर चलते हुए वो मान सम्मान पाया और लोगों को जो अधिकार मुझे लोगों ने विश्वास दिया उसके ऊपर करने का प्रयास किया। आज मैं सबसे ये कहता हूं कि आज के दिन कोई ना कोई संकल्प लेके जाए कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम लोग रेलवे कर्मचारी हैं। रेलवे कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी रेल छकाछक दौड़े, हमारी रेलवे का नाम दुनिया में सर्वोच्च रहे। हम दिल्ली मंडल के लोग अपने दिल्ली मंडल का नाम सर्वोच्च रखे। जिसका भी जो काम है उसको ईमानदारी से करे, तब अगर जो हम करेंगे तो हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मैं आप लोगों को यहां से इस मंच के माध्यम से विश्वास दिला सकता हूं कि साथियों, हम दिल्ली मंडल चला रहे हैं। माननीय हमारे महामंत्री अशोक कुमार जी की छत्रछाया में, इनके कुशल नेतृत्व में मैं इस विश्वास दिलाता हूं कि किसी के साथ भी कोई शोषण होता होगा तो हम उसकी लड़ाई को प्रशासन के सामने सही ढंग से रखते हुए उसे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और विश्वास दिलाऊंगा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो हमें बाबा साहब ने दिया, इस प्लेटफॉर्म को हम सही ढंग से करके हुए बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलते हुए आप सबका साथ देंगे। आप लोग, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, स्वार्थी ना बनिए। आप किसी को पर एलिगेशन ना लगाइए, पहले कर्म कीजिए, काम करिए। किसी पर एलिगेशन लगाते हो तो एक उंगली किसी और की तरफ जाती है तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती है। जिस दिन ये बात समझ लेंगे तो आप एलिगेशन लगाना छोड़ देंगे। और आज के टाइम के अंदर जब आप शोषण करते हैं तो शोषण करना भूल जाएंगे। कोई शोषण आप पर नहीं कर सकता। शोषण जब होता है जब आप लोग स्वार्थी होते हैं, आप लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं। गलत बात का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। कथनी और करनी में फर्क ना छोड़िए, आप देखेंगे आपको कितना सम्मान मिलेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मेरे बाद आने वाले हमारे महामंत्री जी आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या कुछ किया। हमारे जोनल अध्यक्ष जी भी विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ में अपनी जीवा को विराम करते हुए जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। तदुपरांत बहुजन चरणों में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों
को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उसके बाद दलित और पिछड़ा आदिवासी और समस्त महिलाओं के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। मंच पर आसीन ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी, सीनियर डीएम जी, स्टेशन डायरेक्टर साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष और समस्त ब्रांच और दूर दूर से आए हुए मेरे साथियों और मेरी बहनों और महिलाओं, मेरा जय भी न होता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मोत्सव समारोह आयोजित कर रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ बताया है और समय का भी अभाव है, इसलिए मैं 2-4 लाइन से ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में एक व्यवस्था करी थी जिसे हम आम भाषा में आरक्षण के नाम से जानते हैं। तो साथियों, वो जो आरक्षण शब्द है वो आरक्षण शब्द नहीं है, वो प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक व्यक्ति में हिस्सेदारी नहीं होगी, प्रत्येक संसाधनों में सभी की हिस्सेदारी नहीं होगी, हमारा देश कभी भी विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को सुख सुविधाएं जब तक नहीं पहुंचाएंगी, उस व्यक्ति को आप साधन संपन्न नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास होना संभव है ही नहीं। इसके लिए हमें हिस्सेदारी की जरूरत पड़ती है। बाबा साहब ने उसी हिस्सेदारी को लाने के लिए आर्टिकल 340, 41 और 42 का निर्माण किया, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था दी गई। दोस्तों, मैं बात करता हूं चमचा युग की। लोग अक्सर कह देते हैं कि वो उसका चमचा है, ये उसका चमचा है, तो मैं आज चमचा में बात करूंगा। जो चमचा है वो चमचा युग की शुरुआत कहां से हुई? 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया इंग्लैंड में, जिन सम्मेलनों में बाबा साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि देश में 2 तरह का युद्ध चल रहा था, 2 तरह की लड़ाई चल रही थी। एक तो अंग्रेजों के गुलामों को छुटकारा पाने के लिए और दूसरी उनके भी गुलामों को छुटकारा पाने के लिए। जो हमारे क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे वो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके ही जो गुलाम थे, जैसे हम लोग हैं, उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अछूतों के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्हें आमंत्रित किया गया। उन्होंने देश की, जो हमारे देश में जो दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों की स्थिति है, उसको अंग्रेजों को अवगत कराया, वहां की सरकार को अवगत कराया। तो उसके माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 2 वोट का अधिकार, मतलब कम्युनल अवार्ड के तहत 2 वोट का अधिकार और सेपरेट इलेक्टोर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके आए। अब बात आती है चमचा युग की। जब बाबा साहब ने ये सब प्राप्त कर लिया तो महात्मा गांधी जी पुणे की यरदा जेल में अनशन पर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब यदि कम्युनल अवार्ड ले लेंगे तो अछूतों को अपनी सरकार, अपने नेता चुनने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि उसके तहत हमें 2 वोट का अधिकार मिला था। गांधी जी ने पुणे की यरदा जेल में आवरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, जिससे दिवस होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा और वो जहर का कड़वा घूंट पी गए। उन्होंने अपने समाज के जो अधिकार मिले थे उनको न्यौछावर करना पड़ गया, क्योंकि गांधी जी मरणासन्न स्थिति पर पहुंच रहे थे। यदि गांधी जी वहां पर मर जाते तो देश में बवाल हो जाता। बाबा साहब के उनके अनुयायी भी नहीं बचते, तो उसको देखते हुए उन्हें समझौता करना पड़ा। उसके बाद वो मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए। मान्यवर काशीराम साहब ने उस पर एक किताब लिखी, चमचा युग। चमचा युग से आशय उनका यह था कि 24 सितंबर 1932 में जो पुणे के यरदा जेल में जो गांधी और बाबा साहब के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं,
उस पूना पैक्ट के बाद का जो युग हुआ चालू हुआ, चमचा युग चालू हुआ। क्यों इसलिए चालू हुआ? क्योंकि पहले जो हम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो अपने प्रतिनिधि को चुनते थे वो अपने वोट के आधार पर चुनते, हमारे वोट की वैल्यू थी। लेकिन उस दिन के बाद में हम जो प्रतिनिधि चुनेंगे, जो हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा, वो प्रतिनिधि हमारा सभी की वोट से बनेगा। तो जाके गुलामी करनी पड़ेगी उन लोगों की, उन लोगों को तलवे चाटने पड़ेंगे, चमचा बनना पड़ेगा। इसी तो तभी मानव काशीराम ने कहा था कि आज का जो युग है, जो आज से युग चालू है, वो चमचों का युग होगा। बिगर गुलामी के आप लोग प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, एमएलए बन ही नहीं सकते, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का अंत कर दिया गया था। तो साथियों, आप बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के प्रोएक्टिव सोसाइटी के सिद्धांत को अपनाते रहिए, उसके तहत लोगों की मदद करते रहिए, समाज की मदद करते रहिए। यही हमारे बाबा साहब का मैसेज था, संदेश था, उन्होंने आजीवन उसी पर कार्य किया। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों में सुस्ती भी आ रही है, तो मैं नारे लगावा कुछ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। ऑल इंडिया एससी डेवलपमेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 राष्ट्र महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, महेश कुमार जी जिंदाबाद, आरसी मीणा जी जिंदाबाद, 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 पदम सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।